नमस्कार, स्वागत है आपका डीटी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 320 जयंती के अवसर पर भोपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे कार्यक्रम में शामिल। पीएम मोदी इंदौर मेट्रो समेत राज्य में कई विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत आज पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती राज्यों में आज मॉक ड्रिल। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर परखी जाएगी सुरक्षा व्यवस्था। पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडलों की यात्रा जारी। प्रतिनिधि मंडल की ओर से वास्तविक स्थिति रखने के बाद कोलंबिया ने पाकिस्तान में हुई मौतों पर संवेदना वाले बयान को लिया वापस। देश भर में तेजी से आगे बढ़ रहा है मानसून। दिल्ली, एनसीआर, यूपी और बिहार में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट। पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम और असम में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और नाइजीरिया के कुछ हिस्सों में आई अचानक बाढ़ से कम 115 लोगों की मौत। 5000 से ज्यादा लोग बेघर। नाइजर नदी पर बने 2 पुल टूटे। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 320 जयंती के अवसर पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री इंदौर मेट्रो, सतना और दतिया एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण भी करेंगे। भोपाल से ही प्रधानमंत्री उज्जैन में शिप्रा नदी पर घाट निर्माण का वर्चुअल भूमि पूजन भी करेंगे। कार्यक्रम में 2 लाख महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मध्य प्रदेश के भोपाल में 1300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। वे लोक माता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में हिस्सा लेंगी। उनका तो स्लोगन है विरासत से विकास की ओर। जब विरासत की बात करते तो अहिल्या माता से जोड़ते हैं, विक्रमादित्य से जोड़ते हैं जो सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल है। और विकास की बात कर रहे हैं तो हमने सबने देखा टेक्नोलॉजी के युग में आज हम कई क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़े। ऐसे में हमारे 2 नए एयरपोर्ट दतिया और सतना, उसका लोकार्पण होगा। मेट्रो ट्रेन इंदौर से अहिल्या महारानी की नगरी में उसका लोकार्पण होगा। इसमें करीब 2 लाख महिला उद्यमी, कामगार, महिला स्व सहायता समूह, लाडली बहनें शामिल होंगी। इस दौरान प्रधानमंत्री लोक माता अहिल्याबाई होलकर को समर्पित डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर ही प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश की प्रगति और देवी अहिल्या के सुशासन के मॉडल की प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और सारी व्यवस्थाओं की जो कमान है वो मातृशक्ति के हाथ में रहेगी। पूरा मध्य प्रदेश उत्साहित है कि माननीय प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों के लिए। प्रधानमंत्री इंदौर मेट्रो के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर यात्री सेवा का भी शुभारंभ करेंगे। यह लगभग 6 किलोमीटर का हिस्सा येलो लाइन का सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर है। साहब अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य पर इस टर्मिनल का नाम हमने निर्णय किया है कि माँ अहिल्या टर्मिनल ही होगा। तो ये माँ अहिल्या के प्रति हमारी श्रद्धा है, हमारी कृतज्ञता है। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के 2 प्रमुख तीर्थ स्थलों दतिया और सतना को हवाई उड़ान की ऐतिहासिक सौगात भी प्रधानमंत्री देंगे। पब्लिक एरोड्रोम खुलने वाले हैं, इसमें से आम जन यहाँ से यात्रा कर सकेंगे और इनको जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है उन मापदंडों के अंतर्गत दोनों एयरपोर्ट को विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों के अंतर्गत नमामि क्षिप्रे परियोजना के तहत घाट निर्माण एवं अन्य कार्यों का वर्चुअल भूमि पूजन भी करेंगी। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की वो तमाम महिलाएं होंगी जिनको डबल इंजन सरकार से कुछ न कुछ लाभ जरूर मिल रहा है। और महिलाएं या सिर्फ प्रधानमंत्री को सुनने ही नहीं आ रही हैं, बल्कि उनको आशीर्वाद देने भी आ रही हैं उन योजनाओं के लिए जो उनको सशक्त करने के लिए मोदी सरकार और राज्य की मोहन सरकार ने चलाई हैं।
कैमरामैन गौरव निरगुडकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। आज से मध्य प्रदेश के 3 शहर इंदौर, सतना और दतिया रफ्तार और कनेक्टिविटी के मामले में एक नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश के इन शहरों का रंग रूप पूरे तरीके से बदलने वाला है। देखिए डीडी न्यूज के संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। इंदौर में अब सफर होगा बेहद आसान। इंदौरियों के मेट्रो के शुरू होने का इंतजार होने जा रहा है खत्म। इंदौर में 31 मई से दौड़ने लगेगी मेट्रो ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर मेट्रो को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम करेंगे इंदौर मेट्रो के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर यात्री सेवा का शुभारंभ। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। आगामी शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से वर्चुअली इंदौर मेट्रो के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर यात्री सेवा का शुभारंभ करेंगे। ये लगभग 6 किलोमीटर का हिस्सा येलो लाइन पर सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर है। इसमें 5 स्टेशन, गांधीनगर स्टेशन, सुपर कॉरिडोर, 6 स्टेशन, सुपर कॉरिडोर, 5 स्टेशन, सुपर कॉरिडोर, 4 स्टेशन और सुपर कॉरिडोर 3 स्टेशन शामिल हैं। ये कॉरिडोर ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करेगा, साथ ही यात्रियों को आरामदायक सफर प्रदान करेगा। सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इंदौर की आधुनिकता की ओर बढ़ती दिशा का प्रतीक भी है। आपको बता दें कि इंदौर में कुल 31.32 किलोमीटर लंबाई का मेट्रो प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में 22.62 किलोमीटर एलिवेटेड एवं 8.7 किलोमीटर भूमिगत मेट्रो है। मेट्रो की येलो लाइन पर 28 स्टेशन होंगे। संपूर्ण मेट्रो की संपूर्ण प्रोजेक्ट की लागत लगभग 7,500 करोड़ रुपए है। प्रारंभिक तौर पर 6 किलोमीटर के कॉरिडोर का उद्घाटन किया जा रहा है। इसकी लागत लगभग 1520 करोड़ रुपए है। लगभग 6 किलोमीटर में 5 स्टेशन के साथ में शुरू हो रही है और बहुत जल्दी ही आगामी जनवरी तक इसको विस्तारित करके रेडिसन तक भी ले जाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इसको शहर को बहुत फायदा होने वाला है। शनिवार को ही प्रधानमंत्री प्रदेश के 2 प्रमुख तीर्थ स्थलों दतिया और सतना को हवाई उड़ान की ऐतिहासिक सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल से वर्चुअली दतिया और सतना में नवनिर्मित एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। दतिया एयरपोर्ट की लागत 60 करोड़ रुपए आई है। नवनिर्मित 124 एकड़ में फैले दतिया एयरपोर्ट पर प्रारंभिक चरण में 19 सीटर एयरक्राफ्ट उतर सकेंगे। दतिया एयरपोर्ट पर 1.81 किलोमीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा रनवे बनाया गया है। एयरपोर्ट की पार्किंग में लगभग 50 कारों की पार्किंग व्यवस्था है। यात्रियों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट पर 2 चेक इन काउंटर बनाए गए हैं। ये एयरपोर्ट ATR 72 विमानों की क्षमता वाला है। यहाँ फ्लाई बिग एयरलाइंस की उड़ानें सप्ताह में 4 दिन संचालित होंगी। आज केन बेतवा आ जाने के बाद से जल में, बुंदेलखंड हाईवे आ जाने के बाद से थल में, हवाई आ जाने के बाद से नभ में, जल थल नभ, बुंदेलखंड में तीनों की ये लंबी उड़ान है। वहीं राज्य के विंध्य क्षेत्र की औद्योगिक राजधानी सतना में भी नए एयरपोर्ट का निर्माण 37 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। ये एयरपोर्ट पूर्व निर्मित हवाई पट्टी का पुनर्निर्माण कर आधुनिक स्वरूप में विकसित किया गया है। इस एयरपोर्ट पर 1200 मीटर लंबा रनवे, 750 वर्ग मीटर निर्मित टर्मिनल बिल्डिंग और एक समय में 2 एयरक्राफ्ट पार्किंग की व्यवस्था है। ये एयरपोर्ट अब 19 सीटर विमानों के संचालन के लिए पूरी तरह तैयार है। एयरपोर्ट में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस एयरपोर्ट को हम कई दृष्टिकोण से देख सकते हैं। मैं तो कुछ ही दृष्टिकोण के बारे में बात करता हूं। अगर हम इसको पर्यटन की दृष्टि से देखें तो सतना जिले के पास ही सर्वप्रथम चित्रकूट है। द्वितीय विश्व युद्ध के सामरिक बनी हवाई पट्टी का उन्नयन एरोड्रम के रूप में होना सतना के लिए बड़े गौरव का क्षण है और हमें उम्मीद है कि इसके होने से यहाँ पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। दतिया और सतना शहर धार्मिक, औद्योगिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंदौर में मेट्रो चलना शहर को एक और तेज रफ्तार विकास की मिलने वाली है। कैमरामैन गौरव निरगुडकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज,
मध्य प्रदेश। अगली खबर का रुख करते हैं। राजधानी दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इन 100 दिन में राज्य सरकार ने क्या क्या काम किए, क्या रही सरकार की उपलब्धियां, ये सब कुछ वो जनता के सामने पेश करेगी। आज दिल्ली की राज्य सरकार अपने 100 दिन के कामकाज की रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस दौरान सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, कल्याणकारी योजनाओं और 100 दिन की कार्य योजना का विस्तृत विवरण पेश किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहले ही सरकार के प्रदर्शन पर संतुष्टि व्यक्त कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। जो दिल्ली के अधिकार हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार है, उनको देने की दिशा में दिल्ली की सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, पूरी शिद्दत के साथ काम कर रही है और निश्चित रूप में विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली आगे बढ़ेगी और तरक्की करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती राज्यों में आज ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। ये मॉक ड्रिल 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होगी, जिनमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ शामिल हैं। इस दौरान हवाई हमलों और ड्रोन हमलों से निपटने की तैयारी जांची जाएगी। इसका उद्देश्य नियंत्रण रेखा के पास स्थित क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर तैयारी और जागरूकता बढ़ाना है। जिन सीमावर्ती क्षेत्रों में मॉक ड्रिल होगी, उनमें बताया जाएगा कि गोलाबारी होने की सूरत में लोगों को कैसे सुरक्षित स्थान व अस्पताल पहुंचाना है। सभी लोगों को सायरन बजते ही इन्वर्टर लाइट, सोलर लाइट, टॉर्च, मोबाइल लाइट व वाहनों की लाइट बंद करने की सलाह दी गई है। सभी दरवाजों व खिड़कियों के आगे पर्दा रखने की सलाह दी गई है ताकि किसी भी तरह की रोशनी बाहर न जाए। इससे पहले देश के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल की गई थी। ऑपरेशन शील्ड के तहत जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाले मॉक ड्रिल के लिए जिला प्रशासन जम्मू ने पब्लिक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कहा गया है कि आम जनता को सूचित किया जाता है कि जिले भर में आपातकालीन तैयारी और सुरक्षा प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में 31 मई 2025 को रात 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक मॉक ब्लैकआउट ड्रिल आयोजित की जाएगी। इसके लिए कुछ दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है। आइए आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि इस दौरान क्या होगा और आम जनता को इसमें क्या करना होगा। शाम 8 बजे सायरन बजने के तुरंत बाद सभी लाइटें और प्रकाश के स्रोत को बंद कर दिया जाएगा। प्रकाश उत्सर्जन को रोकने के लिए खिड़कियों पर पर्दे लगाएं। ये दिशा निर्देश हैं जो हम आपको बता रहे हैं। घबराए नहीं, ये एक मॉक ड्रिल है, कोई वास्तविक आपातकाल नहीं है। और सभी व्यावसायिक गतिविधियां, वाहनों की आवाजाही और नियमित परिचालन पर 15 मिनट के लिए रोक होगी। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को घबराहट से बचने के लिए सूचित करें और उनको तैयार करें। अभ्यास के दौरान सभी आपातकालीन सेवाएं और गहन देखभाल सुविधाएं कार्यरत रहेंगी। और इस अभ्यास की सफलता के लिए आपका सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है। और आइए हम सब मिलकर एक लचीले, सतर्क और सुरक्षित जम्मू का निर्माण करें। तो ये ऑपरेशन शील्ड के लिए दिशा निर्देश हैं जो हमने अभी आपको बताए। और पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेशी दौरों पर हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला दल कोलंबिया के बोगोटा में है। और यहीं से बड़ी खबर यह है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल के ऐतराज़ के बाद कोलंबिया ने आधिकारिक तौर पर अपना पहले का बयान वापस ले लिया है, जिसमें उसने भारत के लक्षित हमलों के बाद पाकिस्तान में हुई मौतों पर संवेदना व्यक्त की थी। इससे पहले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे शशि थरूर ने चिंता जताते हुए कहा था, हम कोलंबिया सरकार की प्रतिक्रिया से थोड़ी निराश हैं। भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद कोलंबिया की उप विदेश मंत्री योलांडा विलाविसेनियो ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि आज हमें जो स्पष्टीकरण मिला है और वास्तविक स्थिति, संघर्ष और कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बारे में अब हमारे पास जो विस्तृत जानकारी है, उसके आधार पर हम बातचीत जारी रख सकते हैं।
Minister very graciously mentioned they have withdrawn the statement that we had expressed concern about, and that they fully understand our position on the matter, which is something we really value. कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कोलंबियाई कांग्रेस का दौरा किया। कोलंबियाई कांग्रेस एक द्विसदनीय राष्ट्रीय विधायिका है जिसका गठन सीनेट और प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाता है। और साथ ही सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने और आपको बता दें कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट के दूसरे आयोग के सदस्यों के साथ बैठक भी की। शशि थरूर ने कहा, हमें गर्व है कि हम महात्मा गांधी की भूमि से हैं। उन्होंने हमें अहिंसा और शांति का महत्व सिखाया और उन्होंने हमारा स्वतंत्रता के संघर्ष में भी नेतृत्व किया। इस दौरान शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने तादेओ लोजानो विश्वविद्यालय का दौरा किया और बोगाउटो में महात्मा गांधी की प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के सर्वदलीय सांसदों का डेलीगेशन दुनिया भर में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति की जानकारी दे रहा है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को स्पष्ट करने के लिए शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सांसदों का डेलीगेशन सिएरा लियोन पहुंचा। शिंदे के नेतृत्व में ग्रुप 4 के प्रतिनिधिमंडल ने सिएरा लियोन के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जुल्दे जलो से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने आतंकवादी गतिविधियों को कर कड़ी निंदा की, साथ ही पहलगाम में हुए हमले पर दुख व्यक्त किया। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने फ्री टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। श्रीकांत शिंदे ने बताया कि भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ शांति वार्ता की पहल की, लेकिन किस तरह पाकिस्तान ने हर बार आतंकवादी हमलों के जरिए भारत को धोखा दिया। Our two prime ministers themselves personally visited Pakistan, did number of declarations. We always initiated peace talks with our neighboring nation Pakistan, but every time we were backstabbed by the terrorist attacks. Why this Operation Sindoor happened? Because we were attacked continuously, and this time the attack was not only on the citizens, it was on the humanity. So defend our citizens, to defend our nation, we have to undertake this Operation Sindoor. But in this Operation Sindoor, if you mark, only the 9 terrorist camps were neutralized. We did not attack any of the civilian city or the accommodation. और यहाँ रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूह की आदिवासी बहनों से मिलना हुआ। जितने समूह थे उन्होंने कहा अब तो हमारी पहचान है, हम लखपति दीदी हैं। अपनी उड़ान है भर रही है, बादलों तक उड़ चुकी, मुश्किल सफर था तय किया, नाकामियों से लड़ चुकी, नए भारत की नारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में स्व सहायता समूहों के माध्यम से मध्य प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन रही हैं। अब हम मजबूर नहीं, अब आप मजदूर नहीं, हम मालिक बने हैं। नए भारत की नारी है, नए भारत की नारी। क्या जीवन पाया बहनों ने हमारे यहाँ, तो ये मातृ संस्कृति के आधार पर इस देश की पहचान है, प्रदेश की पहचान है। लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 31 मई 2025 भोपाल। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद। हमारी
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरें देखते हैं। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर के परागबाज सेक्टर में तैयारियों की समीक्षा की और टाइगर डिवीजन का दौरा किया, जहां उन्होंने सैनिकों से मुलाकात करके ऑपरेशन सिंदूर में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। सेना प्रमुख ने BSF की भी जमकर प्रशंसा की। थल सेना अध्यक्ष ने अखनूर सेक्टर में अग्रिम चौकियों की रक्षा के लिए सहायक कमांडेंट नेहा भंडारी और उनकी टीम की बहादुरी को भी सराहा। छत्तीसगढ़ में अवैध अप्रवासी मजदूरों की बढ़ती संख्या ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। खासकर दुर्ग और भिलाई जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में हाल के महीनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां बिना पहचान और वेरिफिकेशन के बड़ी संख्या में लेबर काम कर रहे थे। अब प्रशासन ने इस पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। देखिए DD न्यूज के संवाददाता सोमेश कुमार पटेल की छत्तीसगढ़ से ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में काम करने वाले मजदूरों का वेरिफिकेशन अनिवार्य। नया नियम दुर्ग भिलाई से हो रहा है शुरू। रायपुर में पकड़े गए बांग्लादेशी कबाड़ी का कर रहे थे काम। सुरक्षा की दृष्टि से मजदूरों का वेरिफिकेशन अनिवार्य। दस्तावेजों में पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य। दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ का वो इलाका है जहां सैकड़ों निर्माण कार्य, फैक्ट्रियां और औद्योगिक इकाइयां लगातार मजदूरों की मांग को पूरा करती हैं। लेकिन इन मजदूरों में से कई ऐसे हैं जिनकी पहचान या तो स्पष्ट नहीं है या फिर वे बिना किसी वैध दस्तावेज के काम पर लगे हुए हैं। प्रशासन के अनुसार कई ठेकेदार बाहर से मजदूर लेकर आते हैं। इनमें से कुछ सीमावर्ती राज्यों या पड़ोसी देशों से आते हैं। कुछ मामलों में इनका कोई रिकॉर्ड प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं होता। इससे सुरक्षा, कानूनी कार्रवाई और सामाजिक निगरानी में बाधा आती है। पुलिस द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र से संबंधित सभी ठेकेदारों को नोटिस जारी कर श्रमिकों के रिकॉर्ड मांगे गए हैं। अवैध प्रवासी जो यहाँ करके यहाँ रह रहे हैं और जो यहाँ श्रमिक संगठन से जुड़े हुए हैं या सस्ते लेबर के रूप में कार्य करके बाहरी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई विदेशी नागरिक आकर के यहाँ काम न करे, इस पर भी जोर दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार का आदेश है, चाहे मजदूर निर्माण कार्य में लगे हों या फिर किसी निजी फैक्ट्री में, यदि वे ठेके के माध्यम से काम पर लगाए गए हैं तो उनका वेरिफिकेशन अनिवार्य है। ये वेरिफिकेशन स्थानीय पुलिस थानों के माध्यम से कराया जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को वो चीजें बताई गई कि किस तरीके से हम पुलिस को इस प्रकार की गतिविधि की सूचना दे सकते हैं, और इसके लिए हम लोगों का एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। और अब हम लोगों को पुलिस के साथ मिला के चलना है कि कैसे हम पब्लिक सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ाते हुए अपने राज्य का और अपने भिलाई टाउनशिप का सुरक्षा को हम लोग बंदोबस्त कर सकें। शासन को एक ऐसा अंदेशा है कि हमारे भिलाई स्टील प्लांट में जो ठेका श्रमिक जो बाहर से आ रहे हैं, कुछ दूसरे देश के ठेका श्रमिक भी हो सकते हैं, उसको लेके ये बैठक बुलाई गई थी। तो प्रशासन ने भी कहा कि ट्रेड यूनियन सहयोग मांगा। ट्रेड यूनियनों ने भी आश्वस्त किया कि यदि हमारे आसपास कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति मिले और हमें ऐसा लगे कि कोई ऐसी संदिग्ध व्यक्ति है, तो बिल्कुल हम प्रशासन को सूचित करेंगे। फिलहाल ये नियम दुर्ग और भिलाई में लागू किया गया है, लेकिन प्रशासन की योजना है कि इस व्यवस्था को पूरे राज्य में विस्तार दिया जाए। एक और जहां ये कदम श्रमिकों की पहचान को सुरक्षित बनाएगा, वहीं दूसरी ओर अवैध अप्रवासियों के नेटवर्क पर भी लगाम कसने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक जिला में बिना पहचान के काम कर रहे अप्रवासी मजदूरों की बढ़ती संख्या पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। दुर्ग और भिलाई में अब ठेकेदारों को अपने सभी श्रमिकों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। यह पहल सुरक्षा, पहचान और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। प्रशासन इसे जल्द ही राज्य भर में लागू करने की तैयारी में है। अवैध प्रवासियों पर नियंत्रण और स्थानीय हितों की रक्षा इसका मुख्य उद्देश्य है। सोमेश पटेल, DD न्यूज, छत्तीसगढ़।
और हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने वॉक फॉर लाइफ क्विट टोबैको कार्यक्रम का नेतृत्व किया। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन और राजीव गांधी कैंसर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और समय से पहले मानसून के आ जाने का असर पूरे देश में साफ नजर आ रहा है। केरल में मानसून ने लगभग 2.5 सप्ताह पहले दस्तक दी थी, जिसके बाद अब ये अन्य राज्यों की तरफ बढ़ रहा है। अभी मानसून महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के शेष हिस्सों में भी फैल गया है। वहीं सिक्किम में भारी बारिश के कारण उत्तरी सिक्किम के थेंग और चुंगथांग इलाकों में भूस्खलन हुआ है। जिला प्रशासन के अनुसार कई संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचा है। और मध्य नाइजीरिया की कुछ हिस्सों में आई अचानक बाढ़ के कारण कम से कम 115 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों अन्य घायल हो गए हैं। मृतकों की संख्या में और वृद्धि होने की आशंका है। बुधवार देर रात से गुरुवार सुबह तक हुई मूसलाधार बारिश के बाद बचाव दल ने लापता लोगों की तलाश जारी रखी। बता दें कि नाइजर नदी के तट पर स्थित मोक्का शहर में और उसके आसपास के दर्जनों घर बह गए और जलमग्न हो गए। नाइजर राज्य आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के प्रवक्ता इब्राहिम ओदू हुसैनी के अनुसार हमने अब तक 115 शव बरामद किए हैं और ये आंकड़े बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि कई लोग अभी भी लापता हैं। उन्होंने 12 सदस्यों वाले एक परिवार का हवाला दिया, जिसमें से केवल 4 सदस्यों का ही पता लगाया जा सका है। स्थानीय मीडिया के अनुसार 5000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं, जबकि रेड क्रॉस ने कहा कि शहर के 2 बड़े पुल टूट चुके हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दें, नमस्कार।